दोस्तों साल 1917 जब व्लादिमीर लेनिन ने रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया और रशिया में साम्यवादी शासन की स्थापना की। लेकिन क्या दोस्तों ये सच बात है कि इस घटना के बाद किसी देश में साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई? असली मार्क्स के विचारों पर आधारित कोई शासन व्यवस्था किसी देश में स्थापित हो गई? तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज इसी के बारे में कि आखिर साम्यवाद किसे कहते हैं और असली कम्युनिज्म क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये कम्युनिज्म किसे कहते हैं। तो दोस्तों साम्यवाद, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिज्म कहा जाता है, ये ऐसे समाज की कल्पना करता है जिसमें ना तो कोई वर्ग होगा, ना तो कोई अमीर होगा, ना तो कोई गरीब होगा, और जो भी उत्पादन के साधन होंगे, जैसे फैक्ट्री हो गई, जैसे पूंजी है, जैसे मशीनें हैं, जैसे सभी वस्तुएं हैं, उन पर सभी समाज के व्यक्तियों का बराबर का अधिकार होगा। समाज में हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और हर व्यक्ति को अपनी ज़रूरत के हिसाब से वस्तुएं मिलेंगी। कैसा लगा सुनकर? सुनने में तो ये बहुत ही आदर्शवादी विचार लगते हैं, बहुत ही महान विचार लगते हैं। और दोस्तों ये साम्यवाद की जो विचारधारा है, ये अपने हायर स्टेज में ये मानती है कि ना तो कोई राज्य होगा, ना तो कोई शासन व्यवस्था होगी, ना तो किसी देश की बाउंड्री होगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये विचार आए कहाँ से हैं? तो दोस्तों ये विचार आए हैं मार्क्सवाद से, और मार्क्सवाद की जो विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स नाम के एक विचारक ने दी थी। दोस्तों कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी में एक बड़े विचारक के रूप में उभरे। उन्होंने अपने समय में पूंजीवाद को करीब से देखा था। उन्होंने देखा कि अनेक प्रकार के जो मजदूर हैं वो फैक्ट्रियों में काम करते हैं और अमीर लोग उनका ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करते हैं और उनसे ज़्यादा काम करवाते हैं। इस तरह अमीर लगातार अमीर बनते जा रहे थे और पूंजीपति वर्ग गरीबों का शोषण किया करता था। मजदूरों के काम का जो ज़्यादातर लाभ होता था वो पूंजीपतियों को होता था। इस तरह मजदूरों का शोषण किया जाता था। और दोस्तों उत्पादन के जो साधन हुआ करते थे उन पर अमीरों यानी कि बुर्जुआ वर्ग के लोगों का अधिकार होता था। दोस्तों जब कार्ल मार्क्स ने अपनी आंखों से इन सब चीज़ों को देखा तो उनके मन में ये विचार पैदा हुए कि आखिर किस तरह समाज व्यवस्था को बदला जाए, किस तरह मजदूरों को न्याय दिलाया जाए, किस तरह मजदूरों को शोषण से मुक्ति दिलाई जाए। और दोस्तों उन्होंने एक यूटोपियन सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की जिसे बाद में साम्यवाद के नाम से जाना गया, जिसको मार्क्सवाद भी कहा जाता है। जब 1848 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स की एक बुक प्रकाशित हुई जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस किताब के माध्यम से दोनों ने अपने विचार दुनिया के सामने रखे और मार्क्सवाद की विचारधारा को बहुत ही ज़्यादा बल मिला। इसके बाद दोस्तों कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि दुनिया में जो पूंजीवाद की व्यवस्था है वो ही सारी समस्या की जड़ है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा मजदूरों का शोषण किया जाता है और इस व्यवस्था को बदलने के लिए समाज में एक नई व्यवस्था की ज़रूरत है। कार्ल मार्क्स ये मानते थे कि मजदूरों की दुर्दशा का जो कारण है वो पूंजीवाद है और पूंजीवाद को हटाने का एक ही उपाय है कि दुनिया के सारे मजदूर आपस में इकट्ठा हो जाएं और साथ मिल करके वो पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति कर दें और सामाजिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास करें और एक नई शासन व्यवस्था की स्थापना करें जो मजदूरों की शासन व्यवस्था होगी। कार्ल मार्क्स के अनुसार इस तरह दुनिया से पूंजीवाद को उखाड़कर फेंक दिया जाएगा और उसकी जगह जो नई शासन व्यवस्था की स्थापना होगी उसका नाम होगा कम्युनिज्म। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कार्ल मार्क्स ही ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने कम्युनिज्म की विचारधारा को दुनिया के सामने रखा। लेकिन दोस्तों ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि बहुत समय पहले ही प्लेटो नाम के एक दार्शनिक हुए थे जिन्होंने कम्युनिज्म की बात की थी। प्लेटो ने ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें राजा और सैनिक परिवार और संपत्ति के विचार को त्याग देंगे, क्योंकि परिवार और संपत्ति ऐसी चीज़ें हैं जो रूलिंग क्लास को उनके कर्तव्य से भटकाती हैं। इस तरह दोस्तों जो राजा होगा वो पूरे समाज को अपना परिवार समझेगा, यहाँ तक कि पत्नियों और बच्चों पर भी पूरे समाज का बराबर का अधिकार होगा। और दोस्तों प्लेटो के इन्हीं विचारों के कारण प्लेटो को दुनिया का पहला कम्युनिस्ट भी कहा जाता है। यही नहीं दोस्तों, आदिवासी समाज में पहले किसी भी वस्तु पर किसी भी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं हुआ करता था और समाज की जो भी वस्तुएं होती थी वो हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हुआ करती थी। इसको प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म कहा गया। साथ में दोस्तों कहीं कहीं धार्मिक मान्यताओं में भी कम्युनिज्म देखने को मिलता है। जैसे ईसाइयों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी की बुराई से बचने के लिए उन्होंने कम्युनिज्म की प्रैक्टिस की। साथ में जो शुरुआती भिक्षु हुए थे उन्होंने गरीबी की शपथ ली ताकि वस्तुओं को गरीबों और एक दूसरे के साथ बांटा जा सके। दोस्तों 19वीं शताब्दी में जब कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म की विचारधारा दी तो यह विचारधारा सिर्फ पुस्तकों पर ही थी। यह विचारधारा किताब के पन्नों में ही सीमित थी। अभी तक किसी भी देश में इस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया था। इसके बाद दोस्तों साल आया 1917 जब रशिया में व्लादिमीर लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया
और वहाँ पर साम्यवादी सरकार की जो है स्थापना की। इस तरह दोस्तों किसी देश में यानी कि रशिया में जो है पहली बार साम्यवाद को प्रैक्टिकली तौर पर जो है लागू किया गया। लेकिन दोस्तों क्या ये जो कम्युनिज्म है यह असली कम्युनिज्म था? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि व्लादिमीर लेनिन ने खुद के विचारों को कार्ल मार्क्स के विचारों से थोड़ा अलग कर लिया था। कार्ल मार्क्स का कहना यह था कि साम्यवादी क्रांति उस देश में होगी जहां पर पूंजीवादी समाज का जो विकास है वो अपने चरम पर पहुंच चुका होगा। लेकिन जो उस समय रशिया का समाज था वो कृषि आधारित एक समाज था, वहां पर अभी भी पूंजीवाद का विकास पूरी तरह से नहीं हुआ था और व्लादिमीर लेनिन ने जो है वहां पर क्रांति करवा दी थी। लेकिन दोस्तों जो व्लादिमीर लेनिन की क्रांति थी उसमें जो है हिंसा का सहारा लिया गया था, उसमें जो है कई लोगों को मार दिया गया। दोस्तों कार्ल मार्क्स ने सिर्फ संघर्ष और क्रांति की बात कही थी और उन्होंने क्रांति के बल पर जो है सत्ता परिवर्तन की बात कही थी। इस तरह दोस्तों जो रशिया का कम्युनिज्म है वो कार्ल मार्क्स के विचारों से थोड़ा अलग दिशा में चला गया और रशिया का कम्युनिज्म जो है आगे चलकर सिर्फ एक तानाशाही सरकार बनकर के रह गया। इसके बाद दोस्तों लेनिन के ही अंडर में 1922 में दुनिया के पहले साम्यवादी स्टेट यूएसएसआर की स्थापना हुई। लेनिन ने जो है अपने शासनकाल में बड़े पैमानों पर चीज़ों का जो है राष्ट्रीयकरण किया। लेनिन के शासनकाल में रशिया जो है 3 वर्षों तक सिविल वॉर की आग में जलता रहा। चारों तरफ अराजकता फैलने लगी और जो भी व्यक्ति इस बात का विरोध करता उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता। इस तरह रशिया का जो शासन था वो तानाशाही सरकार में बदल चुका था। इसके साथ ही लेनिन के जो वॉर कम्युनिज्म के विचार थे उसके कारण रशिया की जो इकोनॉमी थी वो बर्बाद हो चुकी थी और साल 1921 में जो अकाल पड़ा था उसके कारण लाखों लोग जो है मारे गए थे। इसके बाद दोस्तों लेनिन के बाद जब स्टालिन रशिया की सत्ता में आए तो उनके शासनकाल में तानाशाही और ज़्यादा बढ़ गई। फैक्ट्री आउटपुट बढ़ाने के नाम पर मजदूरों से ज़बरदस्ती काम करवाया गया। कई लोग गरीबी और भूखमरी से जो है मारे गए। यहाँ तक कि दोस्तों स्टालिन के आदेशों पर ही लाखों लोगों को जो है मरवा दिया गया। इस तरह दोस्तों जो रशिया का साम्यवाद था वो मार्क्स के विचारों से कोसों दूर चला गया, क्योंकि यह जो है हिंसा, अराजकता और तानाशाही का पर्याय बन चुका था। इसके बाद दोस्तों चीन में भी माओ जेडोंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। यहाँ पर भी जो है क्रांति की गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी वही गलती हुई जो रशिया में की गई थी। जिस तरह रशिया जो है कृषि प्रधान समाज था वहाँ पर पूंजीवाद का विकास पूरी तरह से नहीं हुआ था। इसी तरह चीन में भी पूंजीवादी समाज का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ था और चीन भी एक कृषि प्रधान समाज था और यहाँ पर भी जो है क्रांति की गई और क्रांति के द्वारा सत्ता का परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों चीन में जो साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई वो लेनिनवादी मार्क्सवादी सरकार कही जाती है, यानी कि ये मार्क्स और लेनिन के विचारों से प्रभावित थी। माओ के शासनकाल में भी स्टालिन के तरीके अपनाए गए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के चलते स्टील का उत्पादन बढ़ाया गया, जिसके बाद जब अकाल पड़ा तो लाखों गरीब लोग जो है मारे गए। दोस्तों माओ का ये मानना था कि जो सारी राजनीतिक शक्ति होती है वो बंदूक की नली से आती है और इस तरह चीन की जो शासन व्यवस्था थी वो भी तानाशाही सरकार के रूप में बदल गई। इसके बाद दोस्तों 1965 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा में भी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी पर आधारित शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। लेकिन दोस्तों इसके बाद ज़्यादातर जो देश थे वो सिर्फ तानाशाही शासन व्यवस्था बनकर के रह गए। इसके बाद दोस्तों 1990 तक रशिया के लोगों का जो विश्वास था वो कम्युनिज्म से हटने लगा। मिखाइल गोर्बाचेव जब सत्ता में आए तो उनके फ्री मार्केट रिफॉर्म के चलते यूएसएसआर जो है कई टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद दोस्तों नॉर्थ कोरिया में भी मार्क्सिज्म को अपनाया गया, लेकिन मार्क्सिज्म किसी भी देश में कभी भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इसके लिए एक वर्ल्ड रेवोल्यूशन की ज़रूरत थी, यानी कि दुनिया भर के मजदूर जब इकट्ठा होकर के क्रांति करते तब मार्क्सिज्म जो है पूरी तरह से सफल हो पाता। लेकिन ऐसी घटना कभी भी इतिहास में हुई ही नहीं और इस तरह कम्युनिज्म कभी भी सफल नहीं हो पाया। 2020 तक जो कम्युनिज्म है वो नॉर्थ कोरिया, चाइना, वियतनाम, लाओस और क्यूबा जैसे देशों तक ही सीमित रह गया और रशिया और चाइना में जो भी कम्युनिज्म के प्रयोग हुए वो लगभग जो है फेल हो गए। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह दुनिया में जितने भी कम्युनिज्म के प्रयोग हुए, जिन भी देशों में कम्युनिज्म को लाने की कोशिश की गई वो ओरिजिनल मार्क्स के विचारों से दूर चले गए और इस तरह दोस्तों कम्युनिज्म जो है अपने ही मार्ग से जो है भटक गया। और अब बात दोस्तों करेंगे कि आखिर दुनिया ने कम्युनिज्म से क्या सीखा, आखिर मार्क्सवाद ने दुनिया को क्या दिया है। तो जो कम्युनिज्म है वो क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है, यानी समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, समाज में समानता होनी चाहिए, समाज में जो है कोई भी वर्ग नहीं होना चाहिए, जो कि एक अच्छी बात है। में ये इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, यानी समाज के हर व्यक्ति को जो है बराबर का अवसर मिलना चाहिए ताकि वह अपने जीवन में जो है तरक्की
प्राप्त कर सके। कम्युनिज्म जो है समाज में परिवारवाद की विचारधारा को बढ़ावा नहीं देना चाहता, क्योंकि इसका विश्वास समानता पर होता है। साथ में दुनिया में जो भी वर्कर और फार्मर के यूनियन देखने को मिलते हैं, ये मार्क्सवाद की ही देन है। समाज में जो भी वर्कर और किसानों को जो अधिकार आज मिल रहे हैं, दुनिया ने कम्युनिज्म से ही ये सब सीखा है। जो मिनिमम वेज की बात है, जो न्यूनतम मजदूरी की बात है, वो भी मार्क्स के विचारों से ही प्रेरित है, यानी कि मजदूरों की अधिकार को जो है बढ़ावा मिला। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि आखिर कम्युनिज्म के दोष क्या हैं। तो पहला दोष ये है कि किसी भी व्यक्ति को उतना ही काम करना पड़ेगा जितनी उसकी क्षमता होगी, और उसको उतनी ही वस्तुएं मिलेंगी जितनी उसको ज़रूरत होगी। इस तरह दोस्तों ये एक तरह का दोष ही है, क्योंकि समाज में अगर कंपटीशन की भावना नहीं होगी तो समाज में अच्छे तरह के कार्य नहीं हो पाएंगे। जब आपको पुरस्कार ही नहीं दिया जाएगा, जब आपको आपके काम के अनुसार आपकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आपको उतनी मजदूरी नहीं दी जाएगी, तो आप कभी भी जो है बेहतर कार्य नहीं करेंगे। आपके अंदर कभी भी कंपटीशन की भावना नहीं आएगी, गुणवत्ता वाली चीज़ें नहीं होंगी। दूसरा दोष है दोस्तों डिक्टेटरशिप। दुनिया के जितने भी देशों में कम्युनिज्म के प्रयोग किए गए, वहाँ की शासन व्यवस्था आगे चलकर जो है तानाशाही शासन में बदल गई, जो एक तरह का बड़ा दोष है। तीसरा दोष है फ्रीडम ऑफ स्पीच का ना होना, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता का ठीक से ना होना। दुनिया के जितने भी देशों में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई, वहाँ पर विरोध करने वालों की आवाज़ को या तो दबा दिया गया या तो ऐसे लोगों को समाप्त कर दिया गया। चौथा दोष है वन पार्टी सिस्टम का होना। साम्यवादी देशों में अक्सर ये देखा जाता है कि वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम होता है, यानी कि लोकतंत्र जैसी व्यवस्था नहीं होती, यानी कि समाज के हर व्यक्ति की आवाज़ जो है बुलंद नहीं हो पाती। समाज के कुछ गिने चुने लोग ही अपनी विचारधारा के अनुसार जो है शासन चलाते हैं। पांचवी बात है लाइसेंस प्रणाली का होना। साम्यवादी देशों में अक्सर देखा जाता है कि जो उत्पादन के साधन होते हैं उन पर समाज का अधिकार होता है, वहाँ पर सरकार का नियंत्रण होता है, यानी कि राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दिया जाता है। इस तरह उद्यम और उद्योग में जो है पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं होती, यानी कि समाज में इतनी स्वतंत्रता नहीं होती कि समाज का हर व्यक्ति उद्यम लगा सके। लाइसेंस की जो प्रणाली होती है इस मार्ग में एक बड़ी बाधा बन जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी साम्यवाद की और उसके गुणों और दोषों की, कि आखिर किस तरह दुनिया में साम्यवाद स्थापित तो हुआ लेकिन कभी भी यह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। और जिन जिन व्यक्तियों ने इस धरती में कम्युनिज्म की शासन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया, वो मार्क्स के ओरिजिनल विचारों से ही दूर चले गए, यानी कि कम्युनिज्म कभी भी इस दुनिया में जो है पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। और दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।